और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि दोनों ही गुजरात के दौरे पर है। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में आंख डालकर ये कहा था कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे थे, तो काफी चर्चा का विषय बना था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा जिससे वो ये साबित कर सके कि वो गुजरात के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब फिर एक बार राहुल गांधी ने गुजरात की ओर रुख किया है और 2 दिवसीय अधिवेशन के लिए उससे पहले आए हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका और अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का 25-30 सालों से शासन होने के बावजूद, लेकिन गुजरात की जनता हमेशा ये सवाल पूछती है कि अगर बीजेपी नहीं तो हमारे पास क्या विकल्प है। क्या राहुल गांधी एक मजबूत विकल्प के रूप में, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, आने वाले 5 सालों में क्या उभर कर आ सकते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं और फिर दोनों दिग्गज नेताओं के दौरे से गुजरात को क्या फायदा होगा, गुजरात की जनता को क्या फायदा होगा, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ सागर शाह जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सागर जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गढ़वी जी, नमस्ते। गुड इवनिंग। चलिए, सभी प्रवक्ताओं को एक एक मौका दे देते हैं 2-2 मिनट का कि क्या सोचते हैं राहुल गांधी के दौरे के बारे में। और प्रधानमंत्री तो अपने रूटीन दौरे पर आए हैं, आते रहते हैं, उनका होम टाउन है, लेकिन अब होम टाउन को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या मंशा के साथ आए हैं, उस पर सबसे पहले आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह हमारे साथ जुड़े हैं, सागर जी से प्रतिक्रिया लेंगे। सागर जी, 2 मिनट में बताइएगा, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी किस आशय के साथ गुजरात में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि किस आशय से आए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा का जब इलेक्शन खत्म हुआ और जो मोदी सरकार थी, एक अकेले सब पर भारी की सरकार थी, उसको 240 में जब निपट दिया कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकारों ने, तभी संसद के अंदर जो पहला भाषण था राहुल गांधी का, उसी भाषण में राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा था कि 2027 में हम आ रहे हैं और गुजरात आपसे छीन लेंगे, छीन नहीं लेंगे, जीत लेंगे। छीनना काम आपका है, हमारा काम जीतना है। तो आशय बिल्कुल यही है। जब चुनाव है 2027 में, तो उसके पहले 2 साल पहले यानी कि 2025 से अगर हमें शुरुआत करनी है मजबूती के साथ, तो वही तो आशय है। तो आशय क्या है? नहीं, ये आशय तो पहले से तय था। जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ और 400 का नारा देने वाले को जब 240 में लपेट लिया, तब ये आशय नहीं, ये जो इरादा था वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। और उसी इरादे को लेकर अभी तो ये पहला दौरा है उनका गुजरात की जनता को मिलने, क्योंकि ये गुजरात की जनता को मिलेंगे, जबकि हमारे प्रधानमंत्री तो वाइल्ड लाइफ में जाकर फोटोग्राफी करते हैं, जामनगर में जाकर जाम साहब के वहां गेस्ट बनते हैं और फिर अपने मालिक का जो वन तारा बनाया है उसका मॉडलिंग करते हैं। लेकिन हमारे राहुल गांधी का आशय बिल्कुल साफ है और अप्रैल के अंदर 8 और 9 तारीख को जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का होने जा रहा है, और आज से लेकर उस अधिवेशन के बाद 2027 को जीतने के लिए हर प्रयत्न कांग्रेस करेगी। यही साफ साफ आशय नहीं, इरादा है और उस इरादे को सफल बनाने के लिए यह शुरुआत है। चलिए, ये इरादा कितना सफल होगा ये तो यहीं बैठकर हम और आप लगातार देखेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। महेश जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया था उसके बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखा। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या
कुछ गुजरात की सियासत में बदलाव ला सकेंगे? क्या इतना आसान है गुजरात के लोगों का मन पलटना? देखो, राहुल गांधी जी लगातार 91 इलेक्शन हारने वाले एकमात्र राजनेता है। उनके पूरे कार्यकाल में, जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, और 2014 के बाद लगातार 91 शायद 91 इलेक्शन हारने वाले एक इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र नेता हैं। और हम उनका गांधी के गुजरात में, सरदार पटेल के गुजरात में उनका स्वागत करते हैं। आप आइए, अपनी राजनीति करिए, लेकिन आपके जो इरादे रहते हैं, आपकी जो सनातन विरोधी आपकी विचारधारा है, आपकी राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, तो वो गुजरात में कहीं पे भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि आप गुजरात को 1-2 दिन से नहीं, 1-2 चुनाव से नहीं, पिछले 30 साल से उनको मनाने में नाकामयाब हुए हो। क्योंकि आपका इतिहास गुजरात को बदनाम करने में, अपनी सनातन संस्कृति को बदनाम करने में, और विदेश में जाके राष्ट्र विरोधी निवेदन देने से भरी पड़ी है। और गुजरात की जनता तो ऐसे लोगों को तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी अतिथि देवो भव, वो गुजरात आए हैं, आए बैठे, बातचीत करें, अपने नेताओं को जो भी सलाह सूचन करना है वो करके जाए, और अपनी तरह ही एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, नाटक करने को सिखा के जाए, ताकि वो भी पिछले 2 साल 3 साल जो भी है वो करते रहें। नाटक का इल्जाम लगाया है, मैं उसमें बाद में सागर भाई से जवाब लूंगी। मैं बाद में आती हूँ, प्रशांत जी के पास चलूंगी। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि चुनावी मोड में नहीं रहती। जब चुनाव आते 6 महीने आसपास इनके नेता घूमते हुए नजर आते हैं। इन्हें चुनावी मेंढक कहा जाता है। और इस बार 2027 को लेकर अगर राहुल गांधी गुजरात में अपनी सीरियसनेस दिखाते हैं, तो 2-2.5 साल में क्या गुजरात में कोई बेस कांग्रेस पार्टी तैयार कर सकती है? मयूरिका, आपने मेरी मन की बात छीन ली कि कांग्रेस जो सीजनल चुनाव लड़ती है हर बार, और चुनाव से ठीक 6 महीने 2 महीने 3 महीने पहले जगती है। उनके जो उम्मीदवार, जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, जो जो जिन लोगों को ये दावेदारी करनी होती है, जो इच्छुक दावेदार होते हैं, वो लोग खड़े होते हैं। पर अगर सही में राहुल गांधी एक विजन लेके इसका चुनाव अग्रेसिवली लड़ने के लिए, गुजरात को खड़ा करने के लिए अगर आज आए हैं, तो 2 हाथों से लाख लाख अभिनंदन कि सही में एक राइट टाइम पे इन्होंने कुछ एटलीस्ट एक सिग्नल दिया है। बट ये सिग्नल, और अगर ये अधिवेशन के भाग रूप में आए हैं कि अधिवेशन होने वाला है, उसकी तैयारी करनी है, और उसके आयोजन के लिए अगर आए हैं, तो अधिवेशन के बाद कांग्रेस का क्या होगा वो मैं आप नहीं बता सकते। इवन 27 के चुनाव तक हम सब क्लियर नहीं होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। बट यस, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक राइट टाइम है, 27 का चुनाव नहीं, पूरी गुजरात कांग्रेस को एक खड़ी करने का एक राइट टाइम है। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर 27 में चुनाव के नतीजे बहुत गलत आए या कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, देखिए सत्ता मिलनी अलग बात है, बट अगर सत्ता नहीं मिलती बट फिर भी मजबूत विपक्ष के तौर पे भी अगर कांग्रेस उभर के बाहर आती है, तो राहुल गांधी को ये अभिनंदन के लायक है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता है, वो तो आएंगे, की रणनीति देंगे, संगठन की एक रणनीति बना के देंगे, आगे का कुछ रोड मैप बना के देंगे, लेकिन उसको सही मायने में रोड पे, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो ये प्रदेश लेवल का काम है। जैसे हमारे सागर भाई है, तो ठीक उसी तरह प्रदेश का जो भी पूरा संगठन है वो उसको कैसे लेती है, उनके जाने के बाद वो रणनीति को कैसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं, और प्रजा का विश्वास अभी कैसे जीतते हैं, ताकि वो धीरे धीरे विश्वास जीत से यहाँ विश्वास का जीत से लेके चुनाव की जीत की ओर ले जाते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और इस आने वाले समय में अगर 2-2.5 साल में राहुल गांधी अपने आप को मजबूत रूप में, कांग्रेस पार्टी अपने आप को गुजरात में मजबूत रूप में पेश कर पाती है, तो ये शायद गुजरात के लोगों के पास एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। क्योंकि गुजरात की जनता यही पूछती है कि हम तो भर भर झोली वोट करते हैं, और अगर वोट नहीं करे तो किसे वोट करे। तो अगर एक विकल्प मिलता है तो गुजरात की जनता अपने आप को चूज कर सकती है, अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को चूज करती है। सागर भाई जुड़े हुए हैं। सागर भाई, राहुल गांधी
क्या इतनी सीरियसनेस गुजरात को लेकर दिखाएंगे, क्योंकि कभी उन्होंने दिखाई नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ कांग्रेस ने कभी भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है पिछले कुछ सालों में। इससे पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था, वो अलग बात थी, लेकिन बहुत सालों से अब ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। ऐसे में क्या सफल होंगे राहुल गांधी? क्या मजबूत इरादों के साथ आए हैं या फिर सिर्फ अधिवेशन करके फिर चले जाएंगे और फिर कांग्रेस ठहर की ठहर रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि राहुल गांधी नाटक करते हैं, उसका जवाब दे देता हूं और आपके सवालों का बिल्कुल जवाब दूंगा, तथ्यों के साथ दूंगा। मैं सिर्फ फेंकता नहीं किसी फेंकू की तरह। सबसे पहली बात, तक्षशिला में 15 साल के बच्चे ऊपर से नीचे गिर गए, देश के प्रधानमंत्री के गुजरात में नहीं आए, नाटक कौन करता है? बड़ौदा के अंदर हरड़ी बोट कांड हो गया, बच्चे मर गए, शिक्षक मर गए, देश के प्रधानमंत्री नहीं आए, नाटक कौन करता है? राजकोट के अंदर अग्निकांड हो गया, 28 लोग जलकर मर गए, जहां से खुद प्रधानमंत्री जीते हैं, वहां पब्लिक को मिलने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आए, नाटक कौन करता है? मोरबी में 135 लोग मर गए, प्रधानमंत्री बाद में जब आते हैं तब पूरा मोरबी को डेकोरेट किया जाता है। क्यों भाई? 135 लोग मर गए और आप आते हैं तो मोरबी को डेकोरेट करते हो, नाटक कौन करता है? और अभी जब आए हैं गुजरात में तो 4 दिन पहले प्रोग्राम बन गया इनका, जबकि कांग्रेस का प्रोग्राम तो 24 फरवरी को बन गया है कि राहुल गांधी 7 और 8 तारीख को गुजरात का दौरा कर रहे हैं और 8 और 9 अप्रैल को अधिवेशन है। 10-15 दिन पहले हमारा प्रोग्राम बन गया है। अचानक राहुल गांधी के आने से किसको डर लगता है? देश के प्रधानमंत्री को डर लगता है और देश का प्रधानमंत्री आके जनता को नहीं मिलता है। 135 लोग जो मोरबी में मर गए उनको नहीं मिलते हैं। देश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजकोट के अंदर जो 28 लोग मर गए उनके परिवार को नहीं मिलते हैं। तक्षशिला में 5 साल हो गए, किसी को न्याय मिला, उनके परिवार को नहीं मिलते। कहां जाते हैं? दौरा करने, सफारी करने, लाखों करोड़ों के डिजाइनर वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनकर, हेड पहनकर, जैसे खुद फोटोग्राफर है वाइल्ड लाइफ के, ऐसे प्रधानमंत्री नाटक करते हैं और अपने ही मालिक अंबानी का जो प्राइवेट बनाया हुआ जो अभयारण्य है, जो बनता रहे, उसका मॉडलिंग करते हैं ताकि देश के लोगों से देखने जाए और आपके मालिक अंबानी करोड़ों रुपए कमाए। मतलब पैसे वाले लोगों को फिर से पैसे वाला बनाने के लिए वो यहाँ पे आकर नाटक करते हैं। नाटक कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री करता है, राहुल गांधी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जो संसद में जो बोला था वो पूरा करने के लिए आए हैं। अब दूसरी बात, 91 या 63 की चुनाव हार गए, सिर्फ इतने शब्द बोलने से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी हारे हैं। आपके चुनावों पर आरोप लगे हैं और ममता बनर्जी ने हरियाणा, नहीं मुझे पूरा करने दीजिए, 2 मिनट दीजिए। हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली के अंदर चुनाव लिस्ट और वोटर लिस्ट के अंदर जो गफले किए गए हैं उसके आरोप कांग्रेस की 75 साल की सरकार में आज तक कांग्रेस के ऊपर किसी भी नेता पर नहीं लगे हैं। तुम्हारी सारी जीत, तुम्हारे सारे चुनाव, तुम्हारा सारा तंत्र वो आरोप के अंदर दबा हुआ है। डाउटफुल जीत है तुम्हारी। ममता बनर्जी ने तुम्हारी पोल खोल के तुम्हें नंगा कर दिया है कि एक ही एपिक नंबर पे 2-2 वोटर्स है बंगाल के अंदर, जिसमें बंगाल के साथ साथ हरियाणा और गुजरात के वोटर्स दिखते हैं। आपका चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। कौन चोर है? किसकी जीत चोरी वाली है? किसके ऊपर डांस कर जाना? और आखिरी बात सुन लीजिए, अभी तो ये 2022 का चुनाव हारे हैं। 2017 का चुनाव हमारी 77 सीट्स थी। आप देखिए राजस्थान में जो चुनाव हारे हैं उसमें बड़ी भारी तादाद में सीट्स लेकर आए अशोक गहलोत, और दिल्ली के अंदर अगर हम चुनाव हारे हैं तो कितनी सीट्स है हमारी, देख लीजिए। हम चुनाव हारे हैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। 0 है, दिल्ली में 0 है। आपके ऊपर लगे हुए आरोप की वजह से जीते हैं और ये ममता बनर्जी ने आपको नंगा कर दिया है कि आप चुनाव किस तरह से जीते हैं। कांग्रेस चुनाव हारी नहीं है, कांग्रेस को चुनाव तंत्र और सिस्टम से हराया जा रहा है। ये तथ्यों की बात है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सबूत के साथ। चलिए ठीक है, आरोप अलग बात है, लेकिन जो चुनाव के परिणाम आते हैं उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आरोप जो लगते हैं वो लगते रहे हैं, हो सकता है उसमें सच्चाई हो सकता है उसमें सच्चाई ना हो, लेकिन कांग्रेस को गुजरात में मजबूत करने का क्या रोड मैप है आपके पास, ये मुझे जानना है। लेकिन तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हारे हैं, तंत्र के ऊपर आरोप लगे हैं। पहले उन आरोपों को आप सबूत के साथ साफ कीजिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, पूरा देश आपको बोल रहा
चाहिए। आपका मित्र ट्रंप बोल रहा है कि आपको ईवीएम यूज नहीं करना चाहिए। आपके अमेरिकी एलन मस्क बोल रहे हैं कि आपको ईवीएम नहीं यूज करना चाहिए। तो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोपों का आप जवाब देश को देते नहीं हो, और आप कहते हो कि कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन तुम पर जो आरोप लगे हैं उसकी पहले सफाई दीजिए, क्लियर कीजिए कि आपके मशीन में डाउट नहीं है। तो आपके जितने भी चुनाव आप जीते हैं वो सारे डाउटफुल है। आपकी जीत गुजरात की और सेंट्रल की पूरे 23 साल की डुप्लीकेट और नकली जीत है। महेश भाई, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश अगर कर भी ले तो गुजरात में जो सिनारियो है वो बहुत अलग है। गुजरात में सिनारियो कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, और फिर भी गुजरात की जनता हमारे जैसे लोगों से भी पूछती है कि क्या हमारे पास कोई विकल्प है। ये विकल्प की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता को गुजरात में आप लोग खरीद लेते हैं। यहाँ जब सूरत में लोकसभा का चुनाव था तो सारे लोगों को जो कंटेस्ट कर रहे थे उन्हें बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया गया। गुजरात की जनता विकल्प क्यों मांग रही है आखिरकार? जिस तरह से आप लोगों का शासन है उसके बावजूद बहुत सारी समस्याओं का सामना गुजरात की जनता कर रही है, और हो सकता है मजबूत विकल्प मिले तो उनकी ओर मुड़ जाए। क्या कहेंगे? देखो, लोकतंत्र में विकल्प विहीन लोकतंत्र कतई ठीक नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि हम विपक्ष को मजबूत करें। वो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष अपने आप को रचनात्मक मुद्दे उठाते हुए जनता के बीच जाए, जनता का विश्वास जीते और अपने आप को एक सक्षम विपक्ष बनाए। विपक्ष लेकिन मजबूत हो, ये आपके सत्ता ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि आप हमेशा ही विपक्ष को मजबूत होने ही नहीं देते। सक्षम करने की तो बात ही नहीं है, विपक्ष को आप मजबूत नहीं होने देते। अगर कोई बड़े नेता होते हैं तो फौरन उन्हें खरीद लिया जाता है या फिर किसी के घर रेड करवा दी जाती है। तो ये आरोप भी आप पर लगता रहा है कि कोई भी विपक्षी दल को आप लोग मजबूत नहीं बनने देते हैं। देखो, ये ठीक है, ये अपनी नकारात्मक सोच एवं अपनी नपुंसकता छुपाने के बहाने हैं। वो खुद अपने लोगों को कवर नहीं कर पा रहे हैं, अपने खुद लोगों को, मतलब ये ऐसी बात हो गई कि कोई अगर मुझे XYZ अमाउंट पैसा दे तो मैं बीजेपी की विचारधारा छोड़ दूं। अरे भाई, विचारधारा अमूल्य चीज है। विचारधारा कतई किसी कीमत की मोहताज नहीं है, किसी डर धाक धमकी की मोहताज नहीं है। विचारधारा अमूल्य है, विचारधारा सक्षम है। इससे तो ये मतलब रहता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने नेताओं को पूर्णतः विचारधारा नहीं दी गई है और उनको अपना आत्मविश्वास सम्मान सिखाया ही नहीं गया है। इसीलिए अगर कोई उनको बाहर से पैसा दे रहा है तो वो जा रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं तो वो जा रहे हैं। तो वो तो उनके ही नेतृत्व पे ये सवाल खड़ा करता है, क्यों ना भाई हमारी 2 सीट थी, आज हम सत्ता में तीसरी बार आए, क्यों ना भाई हमारे नेता कहीं डर के नहीं भागे जा रहे हैं। हम तो कई साल तक सत्ता से बीन रहे हैं, क्यों भाई हमारे किसी कोई नेता को इधर उधर नहीं भागते जा रहे हैं। अगर वो रेशियो है भी तो क्यों वो अपवाद, मतलब 0.001% रेशियो है, क्यों ना ऐसा है भाई? क्योंकि हम एक भारत की विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए मेहनत करें। हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत महत्व के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए काम कर ही नहीं रहे। हम किसी एक परिवार की गुलामी कर ही नहीं रहे कि वो परिवार के बारे में अगर उसको मैं नाटक बोल दूं तो सामने वाले की हार्ट बीट 72 से 172 चला जाए और जोर जोर से चिल्लाए बिना माइक के। ऐसा तो हमारा है ही नहीं। हम भारत माता के भक्त हैं, हम शांति पूर्वक हमारे पक्ष रखते हैं, हमारा काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर भी हमारे इतनी हो जाने के बाद भी बिना ऐसे उंगली किए हम कोई भी जनता का कोई भी अगर उनकी कुछ हमारे पे कंप्लेन है तो वो कंप्लेन हमें पूरे हृदय, आंख कान खुला रख के पूरे हृदय से उनकी बात सुनते हैं और उसमें अपडेट करते हैं। राहुल गांधी की तरह यूं आंगली नहीं करते हैं और यूं आंगली नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, प्रशांत जी के पास चलती हूँ। प्रशांत जी, चलिए ये दोनों तो अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन गुजरात की जनता को मजबूत विकल्प देने के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना होगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, मैं उन्हें अगर 100 में से 70-80 मार्क्स भी दे दूं तब भी एक विकल्प तो हमेशा लोकतंत्र में होना ही चाहिए। तो क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आप बहुत सारी ऐसी चर्चाओं में हमेशा ही भाग लेते रहते हैं। क्या करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को एक नया जीवन दान मिले, और राहुल गांधी इसमें कितना बड़ा की फैक्टर साबित हो सकते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी एक दिक्कत है
अभी कांग्रेस के अंदर जो मजबूताई होनी चाहिए वो उनके संगठन से लेके उनके पूरे मतलब टीयर वन जो कैडर वन जो नेता है वहां तक किसी को वो भरोसा जनता से जो उठ चुका है वो क्यों हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुत्व मैटर है इसीलिए ऐसा हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये पूरे संगठन में कुछ तो गड़बड़ है जो मतलब ना तो जनता के बीच खुद फेस कर रही है ना जनता के बीच शायद जा रही है। पता नहीं जनता इनसे क्यों दूर भाग रही है। या तो अगर ये लोग जनता के पास जाना चाहते हैं लेकिन जनता इनको पास आने देना चाहती नहीं है, तो उसके पीछे का बीच का जो रीजन है वो सबको पता ही है। और मैं तो हर डिबेट में ओपनली बोलता हूं कि अभी गुजरात संगठन, या तो पहले ऐसा था दिल्ली वाला भी कोई इच्छता नहीं था, अभी भी गुजरात कांग्रेस के कैडर वन टीयर वन जो नेता है वही जो 5-10 लोग हैं हर वक्त वो दिखते हैं, इसीलिए उनकी टीयर 2 और टीयर 3 संगठन नाराज है। किसी को मतलब पूरा जो मंथन करते हैं, मैंने आज सुबह एक एग्जांपल दिया था कि एक मटका होता है, मटके में आप आम का जो अचार बनाते हो तो वो अचार को नीचे से पूरा हिलाते हो और पूरा मटके के अंदर उसको मंथन बोलते हैं। तो वो मंथन कांग्रेस को अभी करने के लिए एक राइट टाइम है जहां तक कैडर वन, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के जो नेता है वो 50% बीजेपी के नेता है अंदर से, क्योंकि बीजेपी के वो एजेंट बैठे हैं। इसीलिए मतलब कांग्रेस कहाँ कैसे न जीते वो उनका ध्यान रखना खास काम है। तो कांग्रेस को बड़ी करने के लिए पहले अंदर से कांग्रेस ही बनना पड़ेगा। एक कांग्रेस नेक कांग्रेस, अभी ग्रुपिज्म तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट फिर भी जितने भी कांग्रेसी अभी जो बचे हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको उनके मार्गदर्शक मंडल में बिठाओ। और हमारे सागर भाई जैसे जो नेता कैडर 2 और टीयर 2 के जो नेता है जो 30-30 साल सत्ता में नहीं आने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए आके उनका प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए जाकर ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्पावर करना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस के पास आज घुमाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, जितना गंवाना था वो सब गवा चुके हैं। तो वो अभी एक एक्सपेरिमेंट करना है सबसे बड़ा कि अभी जो बैठे 10-15 नेता जो अपने आप को ही कांग्रेस समझ रहे हैं गुजरात की, उनको ये पद तो नहीं बोलूंगा बट उनको एटलीस्ट साइलेंट करना पड़ेगा और टीयर 2 से अच्छे नेता ढूंढ के, नेता नहीं अच्छे वर्कर ढूंढ के उनको एम्पावर करके उनकी अगुवाई में आने वाला इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। और लास्ट बात कि जो गठबंधन की रणनीति है वो उनको बहुत पहले तय करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी ने उनको नुकसान किया, इस बार दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का नुकसान किया, तो क्या 2027 में ये इक्वेशन वापिस नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी के पास आज 5 एमएलए 4 एमएलए है तो वो और भी मजबूताई से काम करेगी, और भी मजबूताई से वोट शेयर लेने का ट्राई करेगी, वो कांग्रेस को ही नुकसान करेगी, वो बीजेपी के वोट खाते ही नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच में कैसा गठबंधन हो जाए या तो कैसी रणनीति की जाए वो कॉल लेने का एक टाइम है। और जो मैंने बोला कि कांग्रेस की कैडर वन को सीरियस मैटर पे थोड़ा बाजू पे साइडलाइन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय नेतृत्व अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ बेसिक संगठन को मजबूत करने की जो काम है कार्यकर्ताओं को करना होगा और कार्यकर्ताओं को वो विश्वास दिलाना होगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस गुजरात में अपनी जगह फिर से बना सकती है। शायद उस ऊंचाई पर पहुंचे या नहीं पहुंचे या सालों लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत मेहनत, रात दिन अलग अलग आंदोलनों के जरिए लोगों के बीच जाना होगा। सागर जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए प्रशांत भाई कितनी अच्छी तरह से बात को रखते हैं ना, तो फिर मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि जो कहना है आपको अगर आप सही तरीके से कहोगे तो बिल्कुल सामने वाला आपके साथ बहुत ही प्यार से और मान से ही बात करेगा। लेकिन आप अगर देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को ये कहते हैं कि वो आके नाटक करते हैं, तो क्या आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो फिर स्वाभाविक है कि गुस्से से बात होगी। तो पहले अपनी तो भाषा आप सुधारिए, आप कहां पर बैठे हैं, नेशनल चैनल पर आप बात कर रहे हैं, अगर आप विपक्ष के नेता को इज्जत नहीं देते हैं, वो नाटक करता है ऐसा कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपने बचाव में अपने नेता के लिए ऐसे ही जवाब दूंगा। तो जवाब वैसे ही मिलेगा, उसी मैनर्स में मिलेगा जिस मैनर्स में आप सवाल करोगे या आरोप लगाओगे। तो सबसे पहले ये बात खत्म हो गई। अब प्रशांत भाई की बात पर आते हैं। प्रशांत भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही है
कि डाउट होता है कि 100% आपके नेता 100% आपके देश के लिए, आपके पक्ष के लिए, आपकी कंट्री के लिए काम नहीं करते होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी पर्सनल राजनीति को चमकाना होता है, लाभ लेना होता है। वो तो हर पक्ष, हर दल, हर पॉलिटिकल पार्टी में होगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे लोग नहीं है? अपने देश के प्रधानमंत्री खुद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं, इतना ही कह के आप नहीं बोल सकते। आप देखिए, चुनाव हर 5 साल में आते हैं। 2017 का चुनाव, अभी जो 2022 का है, सॉरी, उसके पहले का चुनाव है। 77 सीट से हमारी, नहीं, एक मिनट पूरा करने दीजिए। 77 सीट से हमारी सिर्फ 11 या 12 सीट थी उनकी ज्यादा। कैसे बोल सकते हैं कि हम हारे हैं? वी आर एग्जैक्टली इक्वल टू देम। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका नहीं, मुझे बताने दीजिए, नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। मुझे बताइए कि अगर हम कर्नाटक में जबरदस्त 136 सीट से जीतते हैं तो वहां पर हमारा संगठन ठीक है। तेलंगाना में अगर जबरदस्त दम के साथ अगर कांग्रेस वहां बाहर निकलती है और जीतते हैं तो वहां पे हमारा संगठन ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें तोड़ने की कोशिश की। नहीं, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। नहीं, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए। हिमाचल प्रदेश में हमारे नेताओं को तोड़ने की पूरी कोशिश की। अगर हमारे हिमाचल के नेता ईमानदार नहीं होते तो क्या टूट नहीं जाते? सरकार बदल नहीं जाती? हम राजस्थान में कैसे जीते हैं? कितनी सीटें हमारी? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है? कांग्रेस के संगठन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे नेता है जिनके ऊपर डाउट है तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और आपके ऊपर जो आरोप लगे, देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाता है यार। आप देश के प्रधानमंत्री को कहिए, नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम डिग्री, नहीं, पूरा करने दीजिए। ये लास्ट 2 लाइन है, लास्ट 2 लाइन। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं डिग्री सिर्फ कोर्ट को दिखाऊंगा, देश को नहीं दिखाऊंगा, तो आप खुद चोर है। पहले अपनी चोरी की सफाई दीजिए, उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाइए। यहीं पर साबित होता है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, देश का प्रधानमंत्री नाटक करता है, देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब नहीं देता है। आपकी सारी जीत नकली है। आज का टॉपिक राहुल गांधी है। आज का टॉपिक, हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी दम के साथ जीतते हैं, दम के साथ जीत रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का सबूत है कि कितने लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे हैं। आप चोरी की सरकार चलाते हैं, आपके खुद के ऊपर आरोप लगे हैं। आप अपनी खुद की डिग्री नहीं दिखाते हैं। दिखाइए डिग्री, सफाई दीजिए, डिग्री दिखाइए देश को, सफाई दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री चोर नहीं है। साबित कीजिए। अगर भाई मुद्दे से भटक नहीं, मैं बिल्कुल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। ये तर्क है, ये तथ्य है। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री कोर्ट को दिखाई, जनता को नहीं दिखाई है, मना किया है। ये तथ्य है। आप इसे डिलीट मत कीजिए, इसे दिखाइए। चलिए ठीक है, मैं जवाब दे दूं। हाँ, मैं जवाब दे दूं जी। 72 हार्ट बीट से 172 हार्ट बीट करने से, चिल्लाने से कोई सही नहीं हो जाता। देखो, अभी मैं इनके ही नेता का एक निवेदन को कोट करता हूँ, इनके ही नेता का। मणिशंकर अय्यर उनके वरिष्ठ नेता, उस टाइम पे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी, गांधी परिवार के बहुत करीबी है। उन्होंने अभी फिलहाल 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राजीव गांधी जो 2 बार फेल हुआ, उसको प्रधानमंत्री बनाया तो मैं भी चौंक गया था। ये उनके ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के 50 साल कांग्रेस में दे दिए, उनका ये निवेदन है। पता नहीं कि आप लोग, नहीं, अभी के परसों की बात है, पुरानी बात नहीं है, परसों की बात है, पुरानी बात नहीं है, परसों की बात है। जस्ट मैं इनको, सागर भाई को बोल दूं कि ये जो 72 हार्ट बीट से 172 पर चले जाते हैं ना, वो जाके मणिशंकर अय्यर जी को मिल ले, क्योंकि कितनी भी गांधी भक्ति, गांधी परिवार भक्ति कर दो, वो खुद अंदर से दुखी है। नंबर 1, नंबर 2, देखो, लोकतंत्र चिल्लाने से नहीं चलता है। वो चाहे कितना भी चिल्ला ले, उनसे लोकतंत्र, लोगों के नजदीक जाना होता है, लोगों के दिल को छूना होता है, लोगों के काम करने होते हैं, तब जाके गुजरात में 30 साल तक आपकी सत्ता बनी रहती है। कोई नेता खरीदने से अगर कोई सरकार बन जाती है तो कोई, हमारे से भी कई ज्यादा पैसा वाले हैं नेता, बराबर, वो उसको खरीद के बन जाते हैं। लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं होता है। अगर किसी को धमकी देने से अगर कुछ हो जाता है तो सभी धमकी दे दे तो कोई गुंडा ही बन जाता मुख्यमंत्री, नहीं बनता। भूपेंद्र जी बने हुए हैं मुख्यमंत्री, जो एकदम मृदु है और मक्कम है।
ठीक है, तो ये सब इनके बहाने हैं। देखो सोचो आप, ये लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि राहुल गांधी 91 इलेक्शन हारने के बाद भी ये लोग कर्नाटक का उदाहरण देते हैं, हिमाचल का उदाहरण देते हैं और उनका तेलंगाना का उदाहरण देते हैं। परसों ही तेलंगाना में एमएलसी इलेक्शन हुए हैं, 3 एमएलसी के इलेक्शन थे, 2 भाजपा जीती, जहां पे भाजपा तीसरे नंबर पे है और एक अपक्ष जीता। कांग्रेस एक भी एमएलसी इलेक्शन नहीं जीती और वो इलेक्शन बैलेट से होते हैं, ईवीएम से नहीं होते। अब सोचो अब कौन सा बहाना बच गया इन लोगों का। ठीक है, अपने खुद में झांकना नहीं है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्य कैसे कर रही है। अगर इनका ईवीएम पे या फिर चुनाव को फैब्रिकेट करने पे ये इतने ही गुस्से हैं, तो भाई 99 पर आने के बाद इतना गुस्सा और जुस्सा कहां से आ गया था राहुल गांधी में, जो यूं करके मोदी जी को बोल रहे थे कि मैं गुजरात में हराऊंगे। आपको उस रिजल्ट को नकार देना चाहिए था, आप इतना सेलिब्रेशन करना क्यों कर रहे थे भाई। नंबर 1। नंबर 2, मान लो कि वो इलेक्शन में कुछ अफवाहों के चलते हुए हमारी 240 आई। ये 240 क्या है, पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन के टोटल करने के बावजूद भी कांग्रेस से ज्यादा हमारी सीट है। ठीक है, ये 240 है। 240 आने के बाद हमने क्या किया, हमने मनोमंथन किया, हमने हमारी कहां पे चूक हुई थी वो चूक हमने किसी पे भी, ना ईवीएम पर हमने ठिकरा फोड़ा, ना विपक्ष की अफवाह पर हमने ठिकरा पड़ा, हमने वर्कआउट करना चालू किया। वर्कआउट का रिजल्ट क्या हुआ, वर्कआउट का रिजल्ट ये आया कि हमने हरियाणा में तीसरी बार जीत हासिल की, जो हरियाणा ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार किसी की सरकार आनी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी हमारी। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 1.5 साल को आप अगर माइनस कर दे तो महाराष्ट्र में हम तीसरी बार जीते। उसके बाद क्या हुआ, जो दिल्ली में हम पिछले 27 साल से हार रहे थे, हमने कभी कोई बहाना नहीं बनाया कि ये हो गया वो हो गया। हमने मेहनत की, जनता के बीच गए और 30 साल के बाद हमने दिल्ली में अपनी दो तृतीयांश बहुमत से हमने सरकार बनाई। ये होती है राजनीति, ये होती है लोकतंत्र और ये होती है चुनाव जीतने का और लड़ने का हिम्मत और जज्बा। ना कि किसी को गाली दे दो, ना कि जोर जोर से चिल्लाओ, ना किसी का अपमान कर दो। अरे भाई, आप जितने भी जोर जोर से चिल्लाओगे आप खुद ही जनता का अविश्वास पैदा कर रहे हो, क्योंकि जनता किसको सुनती है, जनता जो शांति से बात कर रहा है उसको ही सुनती है। जनता आप लोगों जैसे को नहीं सुनती। अगर सुनती होती तो आपका जो अहमदाबाद है, अभी उसमें एक वार्ड का चुनाव हुआ है, वहां पे 99% वोट बीजेपी को पड़े, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। सागर भाई कहां चले जाते हैं, सागर भाई खुद वो एरिया से आते हैं। भाई आप एटलीस्ट 30% वोट परसेंटेज तो प्राप्त करो। 2022 का इलेक्शन था, राहुल गांधी यहाँ पे कुछ प्रचार ही नहीं किया, खुला मैदान छोड़ दिया। अरे भाई, आपको अंदर से कुछ उत्साह आ गया और आप आ गए, बैठक कर दी, सागर भाई को रिचार्ज कर दिया और सागर भाई उछल रहे हैं भाई। चलिए सही बात है, बहुत काम करना होगा कांग्रेस पार्टी को। सागर जी, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, तो इस पर आकर, क्योंकि जितना भी वक्त हम लेंगे तो डिबेट बहुत ज्यादा चलती रहेगी, लेकिन ये एक सच्चाई है जी। एक सेकेंड, इनको मौका दे दीजिए, मैं जिस एरिया से आता हूं वहां जो चुनाव हुआ, वहां चुनाव में भी धांधली की गई है और फर्जी लोगों को खड़ा रख के वोटिंग किया गया है। सबूत के साथ मैंने खुद कलेक्टर को फोन किया था और कलेक्टर की गाड़ी आई थी। मैंने खुद कलेक्टर को फोन किया था, कलेक्टर की गाड़ी आई थी और लोगों को हटाया गया था। कर्मचारी स्कूल और सुपर स्कूल के अंदर धांधली हुई है, ये सबूत है। तुम्हारे सारे चुनाव चोरी से जीते जाते हैं, इसका मैं खुद गवाह हूँ मेरे एरिया में। तो लड़ना छोड़ दो, चुनाव लड़ना छोड़ दो मेरे भाई, चुनाव लड़ना ही छोड़ दो, अपने पार्टी के शटर डाउन कर दो। तुम गुंडागिरी करते हो, इसका तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम लोग चोर हो और तुम लोग चोरी करोगे। तुम लड़ने के लिए कहते हो, चुनाव के तरीके से नहीं जीत रहे, तुम कहते हो कि लड़ो, तो लड़ने करने के लिए कहते हो कि तुम चोर हो। तो चुनाव लड़ना छोड़ दो मेरे भाई, आपके पास इतने ही बहाने, चुनाव लड़ना छोड़ दो। मतलब तुम चोरी करने के लिए कहते हो, आपको मानना ही नहीं है। यू आर सेइंग कि चोरी करो और जीतो, मतलब तुम ये कहते हो कि चोरी करो और जीतो। अगर आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ते हो? इलेक्शन कमीशन किसी के बाप की नहीं होती है भाई। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल व्यवस्था है। अगर आपको भारतीय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ते हो? लड़ना छोड़ दो, जैसे कि आपके कई मैंडेट तो कैंसिल हो जाते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव याद है, मेयर का?
चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव अभी भी वहां पे मेयर बीजेपी का ही है। मेयर का चुनाव चोरी के साथ जीता था या नहीं? जीता था चोरी के साथ। अभी वहां पे मेयर बीजेपी का ही है। अभी वहां पे मेयर बीजेपी का ही है। दूसरी बार इलेक्शन हुआ, मेयर बीजेपी का ही है। जवाब दो, चोर चोर लोग जवाब दो, सबूत के साथ जवाब दो। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव चोरी करके जीता था या नहीं जीता था? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए हमेशा ही। और गुजरात में राहुल गांधी कितना मजबूत विकल्प बनकर उभर कर आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां अगर अभी से हो रही है तो जनता के पास एक विकल्प जरूर पैदा हो सकता है। और आशा करते हैं गुजरात की जनता को विकल्प मिले, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार विकल्प होता है। और अगर बेहतर और मजबूत विकल्प गुजरात की जनता को मिलता है तो शायद गुजरात की जनता इसका फायदा उठाए या ना उठाए, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आने वाले वक्त में एक विकल्प जरूर होना चाहिए और मजबूत विकल्प होना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, वो कोई और अन्य दल भी हो सकता है। वीएनएम टीवी को आप रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में ये आप देखते हैं कि इसी तरह की चर्चा हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार।